Nifty target 27,500. Yes, my friends. See, 20th ऑफ अगस्त को आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है इंडेक्स आउटलुक अगस्त 2024। एंड एज पर दिस रिपोर्ट जो इनका 12 मंथ्स का रोलिंग टारगेट है फॉर निफ्टी 50, दैट इज 27,500। और इसी रिपोर्ट में इन्होंने सेंसेक्स का, इसका सेंसेक्स और निफ्टी का एक प्रपोर्शन होता है, तो उसी प्रपोर्शन से उन्होंने बताया है दैट सेंसेक्स का टारगेट इज 91,400, right? So I did the study of this report and I have brought the summary or the most important points that you need to know about this report. अब मतलब कि इन्होंने किस बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया है और क्या इन्होंने प्रोज माना है, किस चीज को इन्होंने नेगेटिव माना है, और इसकी इस रिपोर्ट को अगर अपने सही माने तो इसकी बेसिस पे व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द रिपोर्ट इज टेलिंग। देखो, रिपोर्ट बता रही है कि फाइनेंशियल ईयर 25 Q1 अर्निंग्स के बारे में निफ्टी 50 की रेवेन्यू ग्रोथ 5.7% हुई है YOY। अच्छा, ये जो निफ्टी 50 का इन्होंने फिगर दिया है, दिस इज एक्स फाइनेंशियल्स, ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को हटा के इन्होंने लिया है, मतलब सिर्फ नॉर्मल नॉन बैंकिंग कंपनीज को ही इन्होंने लिया है एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड कंपनीज को इन्होंने लिया है। तो रेवेन्यू की अगर ग्रोथ देखें तो 5.7% YOY हुआ है, विच इज नॉट वेरी गुड। एबिटा मार्जिन ग्रोथ इज 90 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.90%, जो हो गया 18.5%। एंड पैट ग्रोथ इज फ्लैट YOY। अब इसमें देखो, समझने का क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ टॉप निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें एक इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें 2-3 टाइप की कंपनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखो, जितनी भी इसमें इंफ्रा कंपनीज होगी ना, उनके रेवेन्यूज वैसे ही कम आए होंगे बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर वॉज एन इलेक्शन क्वार्टर, राइट? तो इसके कारण उनका बिजनेस कम हुआ होगा। और दूसरी चीज़ है कि जो मेजर जो OMCs है, मतलब ये जो पैट कम आने का कारण है उसका मेजर कारण OMC है। OMC कैसे है? OMCs का क्या था कि लास्ट क्वार्टर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, तो इनकी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो होती है इनकी, दैट वाज वेरी लो, तो उसके कारण इनको प्रॉफिट कम आया है। देखो, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया रिपोर्ट में, फ्लैट इज ड्यू टू हाई बेस। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, तो उसके कारण बेस बहुत हाई था। तो एक तो दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन कि द मेजर इंपैक्ट ड्यू टू ऑयल एंड गैस कंपनीज अमिट्स लो GRM मींस ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स। तो इनकी रिफाइनरी की मार्जिन्स कम हो गई क्योंकि तेल का भाव पिछले क्वार्टर में काफी ज्यादा था, अभी काफी नीचे की ओर आया है, बट पिछले क्वार्टर में काफी हाई था प्राइस। एंड निफ्टी का टोटल जो नेट अर्निंग्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट अगर हम लोग उसमें फिनेंशियल्स को भी इंक्लूड कर ले, देखो पहले जो मैं फिगर बताया था प्रॉफिट का, जो ये पैट फ्लैट था, दैट वाज एक्स फिनेंशियल्स। नाउ अगर हम लोग फिनेंशियल्स को भी जोड़ दें, मतलब निफ्टी 50 की सारी कंपनीज को जोड़ दें, निफ्टी की सारी कंपनीज को अगर हम लोग जोड़ दें, तो पैट ग्रोथ केम एट 5%, ठीक है, जो मतलब YOY बेसिस पे, जो थोड़ा सा कम जरूर है, बट येस वी हैव टू डिस्काउंट द इलेक्शन क्वार्टर ऑल्सो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्शन क्वार्टर हम लोगों को इसमें डिस्काउंट करना पड़ेगा। एंड OMCs की जो रिफाइनरी की मार्जिन्स है वो कम हुई है बिकॉज ऑफ हायर क्रूड प्राइसेस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। आगे चलते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई है, दैट मिड कैप की प्रॉफिट ग्रोथ YOY में 12.5% हुई है इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25, एंड स्मॉल कैप की 21.4% हुई है YOY, विच इज सुपर्ब, ठीक है। मतलब जो ये स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। यस, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% सारे स्टॉक्स अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, बट यस, इसमें ये चीज इंडिकेट होती है कि देयर आर पॉकेट्स इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? ओवर वैल्यूएशंस तो हर जगह आपको मिली जाएगी, बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसी है जहां पे वी कैन गेट सम गुड वैल्यूएशंस में स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। और ठीक है, नेक्स्ट दे हैव सेड दैट अगर हम लोग सारी कंपनीज को मिला ले, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, और उनका एवरेज निकाले प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट ग्रोथ इज 8.8% ईयर ऑन ईयर,
ठीक है, अपना जीडीपी का ग्रोथ रेट इज 8.2% एंड ऑल लिस्टेड कंपनीज का ग्रोथ रेट इज 8.8% YoY इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। आगे चलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक में क्या इनको पॉजिटिव लगा। जीडीपी ग्रोथ लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 7.8% थी एंड फाइनेंशियल ईयर 24 की, मतलब जो मार्च 24 में ईयर खत्म हुआ, उसकी फुल ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 8.2%, विच इज इंप्रेसिव। ठीक है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं, उन्होंने इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पकड़ा है विच इट इज। ठीक है, देखो ये जो रिपोर्ट है ना, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी टेक्निकल, मतलब चार्ट्स के ऊपर ये लोग नहीं बोल रहे हैं, ये लोग फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके ऊपर ये लोग, ये जो इन्होंने निकाला है वो जो ये 27,500 का फिगर निकाला है, ये उसके बेसिस पे है और इसकी कैलकुलेशन की ब्रेकअप भी है। अच्छा, नेक्स्ट, फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ वी मूव टू फिस्कल डेफिसिट। सबको पता है कि पिछले साल फिस्कल डेफिसिट वाज 5.6%, whereas this year in the budget the finance minister announced that we estimate the fiscal deficit to be at 4.9%। ठीक है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए ये पॉजिटिव है एक्चुअल में, मतलब हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जा रहे हैं बेसिकली। आगे ये क्या बोलते हैं, देखो, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट साइकिल इज अबाउट टू रिवर्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट साइकिल अबाउट टू रिवर्स, मतलब बहुत दिनों से हायर इंटरेस्ट रेट्स थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में भी, यूएस में भी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी, हर जगह। अब यूके ने कुछ दिनों पहले इंटरेस्ट रेट कम करा था, अभी यूएस से भी इंडिकेशन आ गए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में वो लोग भी इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। सो हमारे भी हो सकता है कि इंडियन जो आरबीआई है दैट में ऑल्सो एंड अप रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट इन अक्टूबर, और नहीं तो फिर मे बी इन दिसंबर। ठीक है, सो ये जो हायर इंटरेस्ट रेट का साइकिल था, अब ये नीचे जा रहा है। देखो क्यों लोअर इंटरेस्ट रेट्स आर इंपॉर्टेंट। जब अगर इंटरेस्ट रेट लो होगी तो कॉर्पोरेट को और नॉर्मल पब्लिक को लोन्स कम में मिलेंगे, फंडिंग सस्ती होगी, फंडिंग सस्ती होने से लोग ज्यादा लोन लेंगे, उससे प्राइवेट सेक्टर में, मतलब पर्सनल सेक्टर में अगर आप देखोगे, देन द कंजम्पशन विल इंक्रीज एंड इफ यू लुक एट द कॉर्पोरेट सेक्टर देन देयर एक्सपेंशन विल इंक्रीज। ठीक है, ये एक बेनिफिट होता है। देन व्हाट दे से कि जुलाई 24 का सीपीआई डेटा मैंने डिस्कस भी करा था, 3.5% आया है। कूलिंग ऑफ इन्फ्लेशन में मतलब ये दिखता है कि इन्फ्लेशन में कूलिंग ऑफ हो रहा है। ठीक है, मैंने सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव मेड अ वीडियो बिफोर लास्ट वीक ओनली, यू गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो आपको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा एंड हाउ दे मैनेज द इन्फ्लेशन। देन कमोडिटी, उनको ये लगता है कि आगे जाते हुए गोइंग फॉरवर्ड द कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग टू बी स्टेबल एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर गोइंग टू बी रेजिलियंट। तो अगर ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी होती है, मतलब जो ये क्वार्टर जो चल रहा है, सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, अगर ये क्वार्टर अच्छा जाता है, यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ मिलती है YoY, तो दिस थिंग में ऑल्सो इंक्रीज, आई मीन दी टारगेट में ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब क्या है, निफ्टी टारगेट रोलिंग 12 मंथ्स। देखो रोलिंग 12 मंथ्स मतलब होता है कि 20 अगस्त 2024 से 2025 तक, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि 20 अगस्त 2025 तक, इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स द निफ्टी शुड रीच अ लेवल ऑफ 27,500। जो हमने ऊपर की चीजें डिस्कस करी है इसके पहले, दैट इज ऑल द रीजन दे आर एक्सप्लेनिंग कि हाँ इस रीजन के कारण से ये होने वाला है। तो देखो इसमें यहां पे इन्होंने ब्रेकअप ऑफ कैलकुलेशन दिया है। ईपीएस इन 21 वाज 515 ऑफ निफ्टी, देन 22 इट वाज 720, ईपीएस ऑफ 23 वाज 795, EPS of 24 was 960, EPS of 25 estimated is 1076 and FY 26 it is 1250। तो अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो यहाँ पे देखो CAGR ओवर 24 to 26 14% आ रहा है। तो FY 26 का जो एस्टिमेटेड EPS है, अभी 25 में चल रहे, नेक्स्ट ईयर का जो एस्टिमेटेड EPS है दैट इज 1250। अच्छा, अब इसमें एक दूसरी चीज और क्या हुई है, पहले इंडिया को ये लोग 20 के पी मल्टीपल पे ले रहे थे, मतलब इंडिया के निफ्टी का पी रेशियो ये लोग 20 पकड़ रहे थे, बट इन्होंने और भी एडिशनल, ये जो पहले मैंने रीजंस बताए वो रीजंस प्लस कुछ और भी रीजंस इन्होंने जोड़े हैं, जिनके कारण दे हैव टेकन द पी मल्टीपल एज 22x, विच मीन्स
पी जो 20 में हम लोग गुड वैल्यूएशन मानते थे, अब वो 22 में, मतलब कि देखा जाए तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो दिस इज री रेटिंग ऑफ निफ्टी का पीई। ठीक है, पीई मींस प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो अगर अपने 1250 विच इज ईपीएस एंड उससे मल्टीप्लाई करते हैं द पीई विच इज 22, तो हम लोग को फिगर मिलता है 27,500। ठीक है, तो देखो इसमें अभी क्या है, अब हम लोग अब ये जो पीई की री रेटिंग हुई है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देखो पी री रेटिंग का रीजन है, एक तो ये बोलते हैं ग्रेटर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिजिकल डेफिसिट अच्छा है, जीडीपी रेशियो जीडीपी का ग्रोथ रेट अच्छा है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। देन फर्म पॉलिटिकल मैंडेट, ठीक है, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं है, बट उनकी जो कोalition है उसको आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च उनको लगता है कि दिस इज वेरी फर्म एंड ये स्टेबल रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देन थ्रस्ट ऑन पॉलिसी कंटिन्यूटी, वो तो अभी अपने देख ही रहे हैं, बजट में भी आया है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को पूरा कंटिन्यू कर रही है, डिफेंस पे फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस, आत्मनिर्भर भारत पे फोकस, रेलवे के ऊपर फोकस और रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है दैट हैज मेंटेन द कंटिन्यूटी, जो पिछले 10 सालों तक हुआ है वो अभी आने वाले 5 सालों में भी वैसे ही चलने वाला है, विच मींस कि जो ग्रोथ है उसकी ट्रेजेक्टरी जो पिछले 10 सालों से है वैसे ही ऊपर की ओर ही रहेगी। फर्दर क्या हो रहा है कि अभी अट्रैक्टिवनेस ऑफ इक्विटी एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास वर्सेस पियर्स। ठीक है, अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी अब अगर आपने रिसेंट की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो उसमें आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ही categorically told कि the banks, the public, especially the public sector banks, they are struggling with the deposits। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इक्विटी में लोगों को इतने अच्छे रिटर्न दिखे लास्ट कुछ सालों में, तो लोगों ने क्या किया है, एफडी और डिपॉजिट्स तोड़ तोड़ के अपने इक्विटी में डाल दिया है, विच मीन्स कि अब लोग बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हो गए, विच मीन्स कि और नॉट ओनली दैट, अगर आप देखो तो एसआईपी के जो फिगर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो भी मंथ ऑन मंथ इंक्रीज होते जा रहे हैं, विच इज क्लियर, विच मेक्स इट वेरी क्लियर कि आप बाकी चीजों को छोड़ भी दो तो इवन ऑन लिक्विडिटीज बेसिस ये 22 का री रेटिंग वैलिड लगता है। ठीक है, देन डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट्स विल बी फर्दर पॉजिटिव। ठीक है, अगर देखो इंडिया के लिए फायदा क्या है, अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, तो जो कॉर्पोरेट्स है वो लोग ज्यादा बोरोइंग करके और ज्यादा तेजी से एक्सपेंशन कर पाएंगे, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हम लोग की और फास्टर ट्रेजेक्टरी में चली जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी है। अच्छा, अब इन्होंने हाइलाइट्स भी और बताई है कि ये जैसे ये गवर्नमेंट के बारे में जो मैंने आपको जो बताया कि जो स्टेबिलिटी आई है इनके, अब ये बोल रहे हैं कि बजट ऑफ 24-25 किस बेसिस पे है, बेसिकली यूथ स्किलिंग है, जॉब क्रिएशन, टैक्स को सिंप्लीफिकेशन। आई डू नॉट अग्री विद दिस, बट इन्होंने ये बताया है। देन कंसिस्टेंट केपेक्स मोमेंटम, गवर्नमेंट जैसे ही कोविड वाला पीरियड था तब से गवर्नमेंट पिछले 4-5 सालों से बहुत तेजी से केपेक्स करती हुई आई है। नाउ द मोमेंटम इज शिफ्टिंग टू द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, तो प्राइवेट सेक्टर की भी अभी बहुत बड़ी केपेक्स साइकिल चल रही है, तो वो भी कंप्लीट होते होते ये एक बहुत जबरदस्त रूप ले लेगी, which would be very good for the Indian economy and the stock markets as well. Then smooth and efficient accessibility of credit to MSMEs। देखो इतना ज्यादा तो नहीं हुआ है, बट yes बहुत बहुत बेटर है देन टुडे देन वी वर बिफोर। ठीक है, तो ये भी एक MSMEs का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इफ इंडिया हैज टू ग्रो फास्ट। देन एक और इंडिकेटर होता है कि डोमेस्टिक ऑटो सेल्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ग्रोथ, मतलब वो एक इंडिकेटर होता है ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो अगर हम लोग देखें तो Q1 में 16.4% का सीवी कमर्शियल व्हीकल स्पेस में हम लोगों को सॉरी दी 16.4% पैसेंजर व्हीकल्स का YOY बेसिस पे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में सेल्स का ग्रोथ हुआ है, एंड वहीं पे सीवी जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें 3.5% का YOY हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, अल्टीमेटली इफ यू सी कि बहुत ज्यादा ये सारी चीजें इसमें पॉजिटिव दिख रही है। हम लोग आगे जाके देखो इन्होंने बहुत नेगेटिव के बारे में नहीं बात करा है, बट हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के पहले वी विल चेक कि व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड व्हाट कुड बी बेटर ऑल्सो। ठीक है,
अच्छा, ये देखो इन्होंने सेक्टोरल वाइज ईपीएस निकाल के दिया है यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें व्हाट इज टू बी मार्क्ड इज कैपिटल गुड्स का ईपीएस सबसे ज्यादा गिरा है 11.5% फर्स्ट क्वार्टर में। ऑटो सेक्टर इज गुड एट 5% का ग्रोथ। टेलीकॉम सेक्टर इज द बेस्ट एट ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ। फार्मा सेक्टर इज अगेन गुड विथ 5% का ग्रोथ। एंड तो अपने 4 सेक्टर्स है जिसमें अपने फोकस कर सकते हैं। पहला कैपिटल गुड सेक्टर जिसका डीग्रोथ हुआ है बाई 11.5% इन दी अर्निंग्स। देन ऑटो सेक्टर 5% ग्रो किया है। टेलीकॉम सेक्टर ऑलमोस्ट 17% से ग्रो किया है, तो समझ लो कितना जबरदस्त ग्रोथ है इन द टेलीकॉम सेक्टर। और गोइंग फॉरवर्ड दिस सेक्टर इज गोइंग टू डू मच मच बेटर, क्योंकि यहां पे भी अभी केपेक्स साइकिल बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। देन फार्मा सेक्टर में भी बहुत अच्छी 5% की ग्रोथ आई है इन द ईपीएस, ठीक है। बट अगर आप टोटल देखोगे तो एवरेज में कोई चेंज है नहीं, ये फ्लैटिश है, ठीक है। सो नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अब क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, एंड वैल्यूएशन को अच्छे से चेक करके इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। क्या क्या स्ट्रैटेजी है। नंबर 1 लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। नंबर 2 फंडामेंटली गुड स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। नंबर 3 वैल्यूएशन सही पकड़ के ही इन्वेस्ट करना है, राइट नाउ। अभी इसमें इनकी जो रिपोर्ट्स है, इसका एक दो चीज है जहां पे वी शुड सी कि कहां कहां पे व्हाट कुड गो रॉन्ग, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पी री रेटिंग इन्होंने बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दैट इज गुड, दिस विल बी देयर। देखो फर्म पॉलिटिकल मैंडेट, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वन कुड बी, देखो एज एन इन्वेस्टर यू शुड नो द प्रोज एंड द कॉन्स एज वेल, ठीक है। तो हमने प्रोज तो बता दिए, अब हम कॉन्स को भी देख लेते हैं। कॉन्स क्या हुए कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इट विल बी, मतलब दिस थ्योरी विल नॉट होल्ड, ठीक है। देन फर्दर ओके, दिस इज वन। देन हाँ, देन अगर अभी इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हुआ देन व्हाट हैपेंस, ठीक है। और ये चीज पॉजिटिव भी हो सकता है। वाई, बिकॉज इन्होंने जो कैलकुलेशंस किया है, ठीक है, वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि अभी इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ है। और देखो यहाँ पे इन्होंने पी री रेटिंग के रीजन में भी दे दिया है दैट डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट विल बी फर्दर पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब कि इससे भी ज्यादा पॉजिटिव होगा अगर फर्दर डिक्लाइन होता है इन इंटरेस्ट रेट। तो अगर से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 1 ईयर में 1% इंटरेस्ट टोटल कम हो जाता है तो पूरी गेम ही चेंज हो जाएगी और बहुत मेजर री रेटिंग हो जाएगी ऑफ निफ्टी 50, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड डील विद दिस। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। बीच बीच में अगर कोई करेक्शंस भी आते हैं, कोई पुल बैक्स आते हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो दो शुड बी टेकन एज अपॉर्चुनिटीज फॉर बाइंग। बट येस, you should be very careful of what you are buying, for what period you are buying, and at what valuations you are buying.